गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने लास्ट जो पार्ट 2 वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आपने ताई महाराज के केस के बारे में पढ़ा। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसलिए मैंने बड़ा ही ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया था। होपफुली आपने बुक से भी उसको रीड कर लिया होगा। एक चीज़ मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगी इस केस के बारे में कि ये केस 1897 में चला था और 1915 में जाके ख़त्म हुआ था। तो इस तरह से 17-18 साल तिलक जी ने इस केस में लगाए और आखिर में पाया कि ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ केस था और आगे से वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, जिससे वो अपना ध्यान पूरी तरह से आज़ादी से हटाकर, देश की स्वतंत्रता स्वशासन से हटाकर कहीं और अपनी एनर्जी को वेस्ट करें या लगा दें। तो इतना मैं इस में आपको बताना चाह रही थी। वो हो गया था लास्ट वीडियो में। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि है सूरत अधिवेशन 1907। देखिए, कांग्रेस में फूट के संकेत आने शुरू हो गए थे। हालांकि ताई महाराज के केस में वो इतना कांग्रेस से इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे, लेकिन फूट के संकेत आने यूं शुरू हो गए थे जैसे ही वो 2 साल बाद मतलब इस केस में थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला 1904 में, वो फिर से अधिवेशन में शामिल होते हैं बम्बई के। और उनका वहाँ पे बहुत स्वागत भी होता है, लेकिन वो दो चीज़ें वहाँ पर देखते हैं। एक तो देखते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, यानी कि वैचारिक मतभेद बहुत अधिक बढ़ गया है एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्रवादी, मॉडरेटर यानी कि उदारवादियों के बीच में, उग्रवादी और उदारवादियों के बीच यानी कि गरम दल और नरम दल के बीच बहुत अधिक मतभेद बढ़ता जा रहा है। गरम दल के जो है मैंने बताया ही है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, ये गरम दल के सदस्य हैं। और नरम दल के फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्णा गोखले, रानेडा आदि जो हैं वो नरम दल के थे। तो वैचारिक मतभेद तो था ही, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नरम दल वाले कांग्रेसी जो ब्रिटेन के बहुत ही ज़्यादा पक्ष में रहकर काम करने वाले थे, जबकि उग्रवादी जो है वो चाहते थे कि एक्सट्रीम लेवल पे जाकर राष्ट्र के खिलाफ राष्ट्रवादी बनकर ब्रिटिशर्स को जो है मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो वहाँ पर भी जो है अधिवेशन में उन्होंने बहुत सारे जो कांग्रेस में रिफॉर्म्स लाने की बात की 1904 में बम्बई अधिवेशन में, लेकिन जो नरम दल के फिरोज शाह मेहता है वो फिर से हावी हो जाते हैं और तिलक के जितने भी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली उसको डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, हम ये लागू नहीं कर सकते, कांग्रेस तो ऐसे ही काम करेगी। तो इस वजह से भी तिलक बहुत परेशान होते हैं। फिर 1905 के बनारस अधिवेशन में वो फिर से आते हैं, वहां पर भी देखते हैं कि उदारवादी किस तरह से हावी हो रहे हैं। जबकि तिलक बार बार कहते हैं कि 1905 का जो बंगाल विभाजन है उसमें राष्ट्रवादी और उग्रवादियों ने जिस प्रकार से काम किया, एकजुट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ खिलाफ खड़ा हो गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया कि बंगाल का विभाजन नहीं किया जा सकता है या करना बहुत अधिक मुश्किल है, और जिस तरह से जनता को उग्र रूप देखा, ब्रिटिशर्स उससे डर गए थे। तो ऐसा ही वो चाह रहे थे और नरम वादियों या उदारवादियों को समझा रहे थे कि कांग्रेस की अनुनय विनय की नीतियों को में परिवर्तन लाकर वो जो है थोड़ा सा उग्र विचार या अपनी नीतियों में परिवर्तन लेकर आए। लेकिन फिर से जो है इस अधिवेशन में नरमवादियों के ऊपर जो है नरमवादी हावी हो गए गरम दल के ऊपर। दूसरी जो 1906 के अधिवेशन में मेन बात उभर कर आई वो थी अध्यक्ष को लेकर। उग्र विचारधारा के लाजपत राय को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, जबकि नरम दल वाले अपनी किसी बीच के सदस्य को बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर अध्यक्ष बनने, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो पहले से चला रहा था, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष को बनाने के नाम पर भी बहुत अधिक डिफरेंस क्रिएट हो गए। ऐसे में फिर से नरम दल वाले हावी हुए, उन्होंने अपने ही दल के दादा भाई नारोजी को, अपने ही विचारधारा वाले दादा भाई नारोजी को क्या कर दिया, अध्यक्ष बना दिया। हालांकि दादा भाई नौरोजी ने उस टाइम परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाला और एक कड़ी की तरह काम किया नरम और गरम दल के बीच में। अब आते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार पूछा जाता है कि सूरत का अधिवेशन कब हुआ, 1907 में हुआ। ये क्यों फेमस है? ये कांग्रेस के दो भागों में बंट जाने के लिए फेमस है। यहाँ पर फिर वही दो चीजें, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और सेकंड क्या है, डिबेट ऑन चेयरपर्सन। चेयरपर्सन पे फिर से हंगामा हो गया। अब की बार फिर से गरम दल वाले चाहते थे कि लाला लाजपत राय को बनाए, लेकिन उधर अड़े हुए थे नरम दल वाले। उन्होंने रास बिहारी घोष का नाम आगे प्रेजेंट किया और वही उसके अध्यक्ष भी बना दिए गए। बहुत ज़्यादा क्योस हुआ इस अधिवेशन में, बहुत ही ज़्यादा जो है जैसे कि चेयर्स उठा, भाषण नहीं देने दिए गए, तो बहुत सारी ऐसी क्योस की सिचुएशन आ गई। 1907 में आखिरकार इस अधिवेशन में फैसला हो गया कि अब कांग्रेस के दोनों धड़े एक साथ नहीं रह सकते, एक नरम दल और गरम दल, और दोनों ही अलग हो जाते हैं।
हालाँकि बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत सारे प्रयास करते हैं दोनों दलों को एक साथ मिलाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। क्योंकि उन्हें जो है नरम दल वाले लगातार रोकते रहते हैं। इवन जो फिरोज शाह मेहता है उनकी एंट्री को पूरी तरह से बैन कर देते हैं कांग्रेस में। लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहते हैं, और ख़ास तौर पे जब 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जो कि दो महान उदारवादी नेता हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो और भी अधिक प्रयत्न तेज कर देते हैं। और आखिर में 1916 में कांग्रेस को फिर से एकजुट कर लाने में ये सफल हो जाते हैं। तो कांग्रेस फिर से कब रिज्वाइन हुई? 1916 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइम जो आपको याद रखना है, बहुत बार जीएस में पूछा जाता है और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कांग्रेस जो सूरत अधिवेशन में दो धड़ों में बटी थी, वो फिर से एक कब हो गई? 1916 में हो गई। और जो ये कौन से अधिवेशन में हुई थी? लखनऊ के अधिवेशन में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कब हुई थी। तो यहाँ पर एक पिक्चर भी मैंने इसी के रिगार्डिंग दिखाया है। अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक बात कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। सेकंड केस ऑफ सेडिशन अगेंस्ट तिलक 1908। दूसरा राष्ट्रद्रोह का केस कब आता है तिलक के सामने? देखिए, जब पहला राष्ट्रद्रोह का केस आया था 1897 में, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अकाल और प्लेग हुआ था, बहुत महामारी फैली थी। तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए थे मुंबई विधान परिषद में, जिसके खिलाफ जो है उनको राष्ट्रद्रोह का उनके ऊपर केस चला और उनको रिजाइन भी करना था, करना पड़ा बम्बई विधान परिषद में। तो वो चीज़ तब हुई थी फर्स्ट टाइम राष्ट्रद्रोह। तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है दूसरी बार कब हुआ और क्यों हुआ? तो 1908 में उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस फिर से लगा। यहाँ पर कारण था कि ब्रिटेन की नीतियों के खिलाफ, अत्याचार और क्रूर नीतियों के खिलाफ उन्होंने द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून, यानी कि देश का दुर्भाग्य। दूसरा था दिस रेमेडीज आर नॉट एवर लास्टिंग, ये उपचार सदा रहने वाले नहीं है। ये दो पत्र उन्होंने केसरी में लिखे, और इन पत्र के ये पत्र इतने फेमस हुए कि ब्रिटिशर्स को उनके खिलाफ कदम उठाना पड़ा कि देश के खिलाफ है, देश के हित के खिलाफ है, राष्ट्रद्रोह है ये। तो सरकार के खिलाफ आप लिख रहे हैं, तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चला। और यहाँ पर एक खूबसूरत फैक्ट मैं बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के जन्मदाता या सो कॉल्ड पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं, जो हिंदू के खिलाफ माने जाते हैं, वो जो है एक बहुत बड़े हिंदू नेता यानी तिलक का केस लड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमरेडीज, यानी कि उनकी दोस्ती की वजह से। मोहम्मद अली जिन्ना उनका केस लड़ते हैं, हालांकि वो केस जीत नहीं पाते हैं, और वहाँ पर जो है सजा होती है तिलक को 6 साल 1,000 रुपये। पहले राष्ट्रद्रोह में हुआ था। 9 ज्यूरी सदस्य यहाँ पर भी शामिल थे, जिनमें से केवल 2 ही तिलक के पक्ष में बोल पाते हैं, बाकी सभी ज्यूरी के सदस्य उनके खिलाफ बोलते हैं। तो जो जस्टिस डोवर बैठे होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि तिलक को 6 साल के लिए काले पानी की सजा दे दी जाएगी और 1,000 रुपये उनके ऊपर। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका बनता है, वो है कि तिलक को कौन सी जेल में डाला गया था 1908 में? तो मांडले जेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काला पानी की जेल भी बोला जाता था इसको। बहुत कठोर दंड देने के बराबर होती थी ये। बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, यहाँ पर ये जेल अभी भी स्थापित है। तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह यूज़ की जाती है। इस जेल के दौरान उन्होंने लगभग 400 के आसपास पुस्तकें पढ़ दी। उन्होंने पश्चिमी देशों के पाश्चात्य विचारकों की किताबें पढ़ी, उन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर बहुत सारी किताबें पढ़ी, उन्होंने अपनी नॉलेज का बहुत इंक्रीज़ किया, उन्होंने जाना देश विदेश को समझा उन्होंने। और यहाँ पर उन्होंने अपने बहुत ही महान ग्रंथ की रचना की, जिसे कहते हैं गीता रहस्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा गया है पहले भी कई बार कि गीता रहस्य किसने लिखी है, या तिलक का महान ग्रंथ कौन सा है? तो वो आप याद रखें, गीता रहस्य। तो इस तरह से वो मांडले जेल में रहते हुए लिखते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं। और इसी दौरान 1912 में उनको अपने भतीजे से तार भी प्राप्त मिलता है, एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो इस दौरान उनको ये दुख भी सहने को मिलता है। तो 1914 8 जून 14 को वो इस जेल से फ्री हो जाते हैं और वो बैक टू अपने वर्क फ्रीडम के काम पे आ जाते हैं। यहाँ से निकलने वो जो है होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि बुक्स यहाँ पड़ी हुई हैं, जेल की जो सलाखें उनकी परछाइयाँ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तिलक जी लेटे हुए हैं, यहाँ इनके कोट वगैरह हैं। तो ये इनका जेल का कमरा है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो 1916 में इन्होंने ये होम रूल लीग स्थापना की थी, जैसा नाम से पता चल रहा है होम रूल लीग, यानी कि घर का शासन।
होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 में। किसने की? तिलक ने की। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, याद रखें आप। तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग है, उन्होंने अपने मित्र एनसी केलकर के साथ मिलकर की थी, और इसका उद्देश्य क्या था? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा सिस्टम इस देश को देना जो आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ा सके, जो है भारत के स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सके। इस लीग ये जो लीग है पूरे भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध हो गई कि पंजाब में तो तिलक जी को बैन कर दिया वहाँ की सरकार ने कि ये कभी भी अब पंजाब में एंटर नहीं करेंगे। इस लीग के ही प्रभाव से बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर, खासतौर पर जेम्स फोर्ड जो है वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि देश में रिफॉर्म लाने के लिए और ऐसा शासन लाने के लिए जिससे ब्रिटिशर्स भी हैप्पी हों, तो एक जो है वो एक्ट लेकर आएंगे। तो ऐसा जो उनके इस लीग का प्रभाव देखने को मिलता है, यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं लीग के सदस्य हैं। आगे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक बहुत ही फेमस लाइन है तिलक जी की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार पूछा भी गया कि ये शब्द किसके हैं, ये लाइन किसके हैं, बहुत अधिक फेमस है ये, तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तिलक इंग्लैंड में तिलक क्यों जाते हैं 24 सितंबर 1918 को? देखिए मोंटेफोर्ड जो है, जेम्स फोर्ड या मोंटेस्क्यू जेम्स फोर्ड जो है एक घोषणा पत्र लेकर आते हैं, और यहाँ मैं लास्ट 1919 इसमें जो है इसे कहते हैं मोंटेफोर्ड घोषणा पत्र भारत में सुधार के लिए। तो भारतीयों को कुछ डिसीजन देने की पावर देने के लिए, कुछ सुधार के लिए एक घोषणा पत्र लेकर आते हैं, जिससे तिलक बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ये जो घोषणा पत्र है ब्रिटेन की संसद में बनकर तैयार होता है, जो कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की संसद भारतीयों के लिए कोई नियम बना रही है जिसके बारे में भारतीयों को पता ही नहीं है, ना ही भारतीयों की परिस्थितियों को जानती है ब्रिटिश संसद। तो ये चीज़ तिलक जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और वो चाहते थे कि ब्रिटिश संसद को ये जाकर वो बात बताएं कि आप ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये भारतीयों के बिल्कुल खिलाफ है, ये भारतीय इसमें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और वो कांग्रेस पार्टी से चाह रहे थे कि एक डेलीगेट जो है, एक दल ब्रिटिश संसद के पास भेजा जाए, लेकिन कांग्रेस साफ डिनाई कर देती है तिलक जी को। फिरोज शाह मेहता मना कर देते कि हम ऐसा कोई दल नहीं भेजेंगे। तो वो उस टाइम इंग्लैंड नहीं जा पाते, लेकिन इंग्लैंड जाने का उनको मौका मिलता है। कैसे? वैलेंटाइन शिरोल नाम के एक जो है बहुत बड़े पत्रकार थे ब्रिटेन के, जो एक बुक लिखते हैं द इंडियन अनरेस्ट। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं उनकी, और ये इंडियन अनरेस्ट उनकी बुक का टाइटल है। और वो इस इंडियन अनरेस्ट में, यानी कि भारत की अशांति, इसमें जनक मानते हैं भारत में अशांति का तिलक जी को, कि भारत में जितना भी ये क्योस फैला हुआ, जितनी अशांति है, तिलक की वजह से। तो ये तिलक को बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो क्या करते हैं, वो शिरोल के ऊपर मानहानि का केस डाल देते हैं, डिफेमेशन केस डाल देते हैं शिरोल के ऊपर, और इसको लड़ने के लिए वो जाते हैं इंग्लैंड। तो वहाँ पर उनको इंग्लैंड जाने का मौका मिलता है, और वो हालांकि वो इस केस को जीत तो नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे अंग्रेजी नेताओं को और भारतीय कांग्रेसी नेताओं को भी पता चल जाता है कि तिलक जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल के इंसान है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है इंडियन अनरेस्ट के बारे में। अब आते हैं उनके अंतिम दिनों पे। देखिए इंग्लैंड में वो जाकर बसे नहीं, इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने एक प्रयास किया, और वो प्रयास ये था, एक पेरिस में, यूरोप में नेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा कि 1914 से 1918 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ बनाया गया, और राष्ट्र संघ बनाने से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ था पेरिस में। उसमें बहुत सारे देश, हारे हुए जीते हुए देश मिले थे, और उन्होंने डिसाइड किया था एक राष्ट्र संघ बनाएंगे जहां पर जो विश्व की समस्याएं हैं उसको समझने के लिए एक मंच प्राप्त हो सके। तो तिलक जी ने वहां पर एक ज्ञापन सौंपा, मेमोरेंडम दिया, और कहा कि अगर भारतीयों को इस राष्ट्र संघ में शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए भारतीयों को आपको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, भारतीयों को अपने डिसीजन लेने की पूरी क्षमता आपको देनी पड़ेगी, तभी भारतीय जो है आप इसमें इनको शामिल करें। तो इतना महान, इतना बड़ा वो काम इंग्लैंड से आते आते कर आए थे। फिर आते हैं, जब वो इंग्लैंड में आ गए 1919 में, तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस बिल्कुल ठीक से नीतियों के अनुसार काम नहीं कर रही है, और उनके अनुनय विनय
महीने की नीतियाँ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, वो संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस की कार्यप्रणाली से, तो वो अपना ही एक दल बनाते जिसका नाम लिखते हैं वो द कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू अच्छे से याद रखें कि कौन सी पार्टी वो इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन वो इस पार्टी में बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाते, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को जो है उनकी मृत्यु हो जाती है इस पार्टी की स्थापना के कुछ ही समय बाद। तो ये जो ग्रेट सोल है वो इंडिया से पार्ट हो जाती है, दूर चली जाती है। तो इस प्रकार से इनके महान काम थे। इसके आज इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर करें, जल्द ही आपका टेस्ट भी होगा इसके रिगार्डिंग। अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।